कॉलेज में थे आप, जज्बा था आपने? हाँ, ये ना कहें, मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे। चंद दिन और अगर होते तो ये इलेक्शन तो जीता जिताया था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार की गैर मौजूदगी में अगर चौधरी मोहम्मद असलम गिल जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ते, पीपल्स पार्टी का उनके पास टिकट ना होता तो 32,333 से कहीं ज्यादा वोट लेते। सियालकोट सानिहा, क्या जिम्मेदारान को करार वाकई सजा मिल सकेगी? पीडीएम का 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। इनने 133 ज़िमनी इंतखाब, मुस्लिम लीग नून फातेह, पीपल्स पार्टी को शिकस्त। पूछेंगे वजीर आजम के मुआवन खुसूसी ऑन अब्बास बप्पी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी से और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शोएब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सानिया सियालकोट को आज 4 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन इस सानिया ने बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म के तस्वुर पाकिस्तान को धुंधला कर रख दिया है। आज कायदे आज़म की रूह सानिया सियालकोट के मुजरिमों से पूछ रही है कि मैंने जिस पुरअमन मुल्क के लिए जदोजहद की थी उसको भुलाकर एक गैर मुल्की के साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया गया जिसने आज पूरी कौम को आलमी बरादरी के सामने कटहरे में खड़ा कर दिया है। शायद यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह उठे हैं कि सानिया सियालकोट ने हमारा सर शर्म से झुकाया है। मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए, आइंदा इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने इस वाक़े के दौरान श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की कोशिश करने वाले डेप्यूटी मैनेजर मलिक अदनान को तमग़ा शुजात, जबकि पंजाब हुकूमत ने उन्हें इंसानी हकूक़ का अवार्ड देने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जहां पर एक तरफ मुश्तइल हजूम बहुत ही जुल्म कर रहा था, श्रीलंकन शहरी पर तशद्दुद कर रहा था, तो उसी वक्त मलिक अदनान अपनी जान की लाकर रास्ता रोककर इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेट्स वॉच हिम। सब तो पहले जो उन्हें काम किया इंसाई घटिया उन्होंने नहीं पता ना इस चीज का खुले बख्श उन्होंने फैक्ट्री भी नहीं रखना तो पर्चा भी कराना है। कल मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अदनान ने इस वाक़े के बारे में कुछ यूं बताया। खड़ा रहा उनके ऊपर, लोग मुझे मारते रहे, पीटते रहे, लेकिन जब तक मेरे अंदर हिम्मत थी मैं फिर उनके साथ खड़ा रहा और कोशिश की कि मैं एक इंसान की जान बचा सकूं, एक कलीग की जान बचा सकूं। लोग ने खींच के ना, सब लोगों ने खींच के मुझे भी गिराने की नीचे कोशिश कर रहे थे, खींच के पीछे ले आए मुझे, फिर नहीं पता चला उधर, फिर यकीनन डेथ उनके ऊपर ही होगी। पोस्टर तो नॉर्मली हमारे इधर लगे होते हैं, कोई ऐसा क्यों मुतारक नहीं था। वो तो सफाई के हवाले से, क्योंकि हमारे कस्टमर आते हैं तो वो ये चीजें जो है ना, वो गैर जरूरी चीजें, वो मशीनें हो या एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक हो, जो दूसरे गवर्नमेंट पड़े वो सारे उठवा देते। यकीनन हमारे हीरो हैं, यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने जो ये कदम उठाया है इसको सराहना चाहिए, लेकिन जब तक जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा नहीं दी जाएगी तो बात पूरी नहीं होगी। हमारी बदकिस्मती है कि जब भी ऐसे वाक़यात सामने आते हैं तो उनकी खुलकर मज़म्मत करने के बजाय अक्सर हमारी कौम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ऐसा इस वाक़े के बाद हमें नजर आया जब वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने इस वाक़े की एक अनोखी मंतक पेश की। लेट्स वॉच हिम। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के इस बयान पर सोशल मीडिया बरहम दिखाई दे रहा है और बाज़ नाक़दीन ने तो वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि वो परवेज़ खटक के इस बयान का नोटिस लें, इनकी सरंजिश करें। ऐसा ही एक बयान मौलाना फजलुर रहमान ने जारी किया। 3 ट्वीट्स थी और तीनों ट्वीट्स को हमने गौर से पढ़ा, बार बार पढ़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि वाक़या काबिल मज़म्मत है, लेकिन अगर तौहीन मज़हब के मुजरिमों को सज़ा नहीं होगी तो ऐसे वाक़यात तो होंगे। जिस पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल ने ट्वीट किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, कौम आपसे तवक्को रखती है कि आप ऐसे वाक़यात की गैर मशरूत मज़म्मत करेंगे, क्योंकि इस्लाम ऐसे वाक़यात की किसी सूरत
इजाजत नहीं देता। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से सानिया सियालकोट पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने की तारीफ की। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ये जो रिएक्शन आया है वही एक उम्मीद की किरण भी है पाकिस्तान के अवाम की तरफ से। मुझे यकीनन इसके ऊपर मुझे जो है वो तहसीन करनी चाहिए। जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब ने, जिस तरीके से मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ऊपर जो उन्होंने जवाब दिए हैं, वो बड़े इस अमर का इजहार है कि हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस ख़तरे का एहसास करती है और उसको इससे निपटना चाहते हैं, बहैसियत कौम निपटना चाहते हैं। शायद इसी प्रेशर का असर था कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज बदली स्टेटमेंट दी, वो भी देख लीजिए। हम इस किस्म के वाक़यात का गैर मशरूत तौर पर मज़म्मत करते हैं और उसके लिए, लेकिन इसको रोकेगा कौन? मैं और आप मज़म्मत करके ऐसे वाक़यात को रोक सकते हैं? न उनको इंफरादी तौर पर ऐसे इक़दाम का कोई हक हासिल है, न मैं और आप इंफरादी तौर पर ऐसे इक़दाम को रोक सकते हैं। ज़ाहिर है इसमें रियासत को आना पड़ेगा, आइन और कानून को हरकत में आना पड़ेगा। उसकी कोताहियों के नतीजे में अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं और आप कहें कि फिर उसका तज़किरा आप ना करें, मैंने कोई किसी हुकूमत की बात तो नहीं की कि आज की हुकूमत, मैं तो अगर मेरी अपनी हुकूमत अगर होगी तो मैं उस पर भी यही कहूँगा। जनरल अमजद शोएब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम पहले भी बहुत सारे इस किस्म के वाक़यात पे बात कर चुके हैं। इस दफ़ा एक गेस्ट हैं, समझ लें कि हमारे मुल्क के मेहमान हैं। क्या रिएक्शन होना चाहिए? मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं स्टेट को ही ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ख्वाजा आसिफ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि रियासत की 73 साल की पॉलिसीज़ का जनाजा निकला है। आप एग्री करते हैं इनकी बात से जनरल अमजद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि बाज़ तबकात ने हमारे अवाम का शऊर जो कि बहुत ही कम है चीजों के मिसयूज करके अपने मफादात हासिल किए हैं, सियासी मफादात। उन्होंने देखा कि जब मजहब का नारा लगाया जाए तो ये लोग मजहब का, या आप कह लीजिए कि 2-3 नारे हैं, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत, खत्म नबूवत, निज़ाम मुस्तफ़ा, ये 2-3 नारे हैं। अगर ये इनमें से कोई ले लें तो वो आवाम को पागलपन की हद तक एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर अपने मकासद, अपने मुतालबात पूरे करा सकते हैं। लिहाजा वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। नतीजा ये है कि आप देखिए, हमारे मुल्क में उस जमाने में टेररिज्म नहीं था, कुछ नहीं था। पहली मूवमेंट जो थी कादियानियों के खिलाफ वो चली 1953 में, मौलाना मौदूदी ने चलाई, लोगों ने जाने दी, बेशुमार लोग उसमें शहीद हुए। पहला मार्शल लगाना पड़ा हमें लाहौर में उसको कंट्रोल करने के लिए, और इन बेचारे कादियानियों के घर जले, इनकी जायदादें, बहुत कुछ हुआ वहां पे। उस वक्त तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि आज हम कहें जी बड़े इंतहा पसंदी है सोसाइटी में, ये है वो है। फिर आप देखिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट चली, और वो मूवमेंट थी बुनियादी तौर पे इलेक्शन में रिगिंग के ऊपर, और रिगिंग की मूवमेंट 8-10 दिन में बैठ गई। इसमें चूंकि वो कोलिशन पार्टी जो कि एक अलायंस थी, उसमें मजहबी जमातें थी, तो मौलाना शाहमद नूरानी की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे रफीक बाजवा, उन्होंने कहा जी निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाएं कि निज़ाम मुस्तफ़ा। यानी आप मक्कारी देखिए कि आप एहतजाज कर रहे हैं रिगिंग के ऊपर, मूवमेंट चलाई निज़ाम मुस्तफ़ा राइज करना है। पागलों की तरह दुनिया बाहर निकल आई। फिर मार्शल लाहौर में लगाना पड़ा। यहां तक हुआ कि हमारे अपने जवानों ने उस पे ऊपर फायर करना आर्मी के हवाले किया हुआ था। जवानों ने फायर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी जिस नबी के नाम पे ये जान देने के लिए तैयार है, मैं उस नबी के नाम पे मैं क्यों गुनाहगार बनूं? मैं भी उसी नबी को मानता हूं। जनरल साहब, आप ये बड़े अच्छा करें कि आप बैकग्राउंड में बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें तब्दील भी तो हुई हैं। मसलन आज की दुनिया में सोशल मीडिया एक बड़ा अहम फैक्टर है। वहां पर तमाम हकाइक सामने आ जाते हैं, आउटरीच आ जाता है। उस वक्त शायद इस्तेमाल किया जा सकता हो, और अभी भी किया जाता है, लेकिन क्या अब हम कुछ तब्दीली नहीं ला सकते कि ना इस्तेमाल किया जाए मजहब के नाम को बार बार? तब्दीली असल चीज ये है कि इन मजहब के ठेकेदारों को ये एक्चुअली ठेकेदारी है। आप देखिए, मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे इतनी दुनिया मरवाई, भुट्टो की वो हुकूमत गई, सब कुछ हुआ।
तो क्या निज़ाम मुस्तफा राइज किया इन्होंने बाद में? लोगों को समझ लगना नहीं चाहिए कि ये उस चीज से ये मुखलिस नहीं है, ये सिर्फ अपना मुफाद, अपना वक्ती सियासी नारा लगा, सियासी मुफाद अपना हासिल करने के लिए लोगों को चार्ज करते हैं। लिहाजा ये बैन करना चाहिए। आप देखिए ये इस्लामी मुल्क है, क्या यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ठेकेदार यही लब्बैक वाले हैं? क्या मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? क्या हमें यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत है या कहने की जरूरत है? ये तो ऐसी चीज है जो कि हम सब की अपनी अभी ब्रेक की तरफ जाएं, लेकिन क्विकली क्या आप समझते हैं कि तहरीके लब्बैक को जिस तरीके से रिसेंटली ट्रीट किया गया या उनसे नरमी बरती गई, उसका असर आएगा माशरे पर? आपके ख्याल में ये बात ठीक है? देखिए पहली बात तो ये समझें कि इसके बगैर और कोई चारा नहीं था। उस वक्त आपने सख्ती की थी लाल मस्जिद पे, तो क्या हुआ उसका? यहाँ पे अगर उनके ऊपर सख्ती करते तो उन्होंने शहर ना करें जनरल साहब, लेकिन जिन्होंने कत्ल किया है उनको कातिल तो कह लें। वो अब करना चाहिए कि उनको कहना चाहिए कि तहरीके लब्बैक जो है, पहली बात ये कि ये तहरीक नहीं है, ये फ्रॉड है। आप तहरीक चलाएं और आप अपने लोगों के माशी मसाइल हल करें और कातिलों को पकड़ाएं। जिन्होंने पुलिस के लोगों को शहीद किया वो हमें हवाले करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत का मौक़िफ़ ये होना चाहिए। उस वक्त तो ठीक है कि आपने उनको फारिग कर दिया, वो बड़ा खतरनाक लम्हा था, जलूस चला गया, लेकिन कातिल तो कातिल हैं। वो तहरीक के साथ कोई उनका वादा पूरा नहीं करना चाहिए जब तक कि वो आपको कातिल पकड़ाते नहीं है। वो आपके हवाले करें, हुकूमत के हवाले करें, ताकि पुलिस के कातिलों को जिनको शहीद किया गया उनके लवाकिन को भी हम जवाब दें, वो जवाब तो दिया जा सके उनको। तो ये चीज जो है हुकूमत को यहाँ पे जी और अब्बास बपी साहब, बहुत सारे सवाल आते हैं आपसे, लेकिन अगर हम यहीं से जहां से जनरल साहब ने बात की है, फवाद चौधरी साहब ने ऑन एयर कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी को वो पुलिस वालों के घर गए नहीं, मगर वो चले गए तहरीक लब्बैक की तरफ और उन्होंने एक वर्ड यूज किया, मैं वो वर्ड रिपीट नहीं करती, उन्होंने कहा ये ऐसी हरकत की उन्होंने, कोट एंड कोट। आप भी कंडेम करते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए था, उसका नतीजा ये निकला है? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ ये जो वाक़या हुआ, बल्कि उसके बारे में मैंने एक कोट भी किया था कि शायद जहालत जीत गई और पाकिस्तान हार गया था। और मुझे जो सबसे बड़ी मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे उस जो श्रीलंकन मैनेजर था उसके बच्चों ने ये वीडियो ना देखी हो। मैं आई कुड जस्ट सी इट कि अगर ऐसा वाक़या मेरे साथ या किसी के साथ हो तो द फर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू अ फैमिली कि उसके बच्चे देखें कि उसके बाप के साथ क्या होगा। उसकी बेगम का इंटरव्यू देखा बीबीसी पे? I've heard it, मैंने वो सुना और लिटरली I felt किसी का कलेजा फटा वो देखकर For the first time I felt ashameful for myself। मैं एक एज अ कौम होने के नाते मुझे खुद शर्म आ रही थी कि हम कैसी कौम है और दुनिया ने शायद ये हमारा चेहरा पहली दफ़ा देखा होगा। इससे पहले जब हाफिज़ मुनीब के साथ या हाफिज़ मुगीस को सियालकोट में इसी शहर में जब ट्रॉली के पीछे लटका के लाशों को लटकाया गया था या चौक पे उनकी लाशों को उल्टा लटकाया गया तो वो विद इन द सिस्टम था, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान में बात रह गई। लेकिन दिस टाइम इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट और इसके हवाले से मजम्मत करना, उसको जस्टिफाई करना, उस पर कोई बयान देना, आई थिंक कोई ऐसे अल्फाज है ही नहीं जो इस पूरी सिचुएशन का इयादा कर सके। हैविंग सेड दैट, जब सिचुएशन आगे की तरफ आती है, देखें जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वो तो उनके अपने अल्फाज थे, बट पर्सनली तौर पे भी मैं समझता था कि शायद वो चौधरी साहब ने उस वक्त गलत किया। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए था और वो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था शायद। और क्योंकि उसकी वजह ये कि जहाँ पे आप इस तरह का इकदाम करते हैं तो उन 10 पुलिस वाले जो शहीद हुए थे उनकी फैमिलीज के बारे में फिर उनकी तकलीफ का अदा कौन करेगा? परवेज खटक साहब ने कहा उसके बारे में आप अच्छा ये देखें ये बात, ये पर्सनल लेवल की सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये जितने भी हैं, चाहे वो एजाज चौधरी साहब थे या परवेज खटक, ये उनकी जाती अपनी राय है। ये पार्टी हुकूमत में है, हुकूमती ओहदों पर हैं, तो आप ये पार्टी का नैरेटिव नहीं है, ये पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है, पार्टी की लाइंस नहीं होती। तो पार्टी डिटैच करे अपने आप को, कहे कि ये हमारा नैरेटिव नहीं है। पार्टी तो सर सीक्रेट मुआहदे कर रही थी साथ साथ। मैं एक बात, ये काम तो पार्टी लीडरशिप का है कि वो डिफाइन करती है कि कौन सी स्टेटमेंट पार्टी लाइन से मैच कर रही है और कौन सी नहीं कर, और उसके लिए ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं जो कि पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और उनकी लाइन जो होती है वो लाइन नॉर्मली गवर्नमेंट स्टोक किया करती है। सो अगर इजाजत है, क्योंकि ब्रेक पे जा रही है, उससे पहले अब्बासी साहब को शामिल करना चाहती हूँ। अब्बासी साहब, ये वाकया पहला नहीं है लेकिन अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया भी है। एक हमने मिसाल देखी कि मुस्तफ़ा खोकर साहब, फवाद चौधरी साहब और एहसन इकबाल साहब ने एक ज़बान मिलाकर कहा कि गलत है, ये गलत को गलत कहे। क्या हम देख सकते हैं कि सब शायद इस बात पर इकट्ठे हों कि जो गलत है वो गलत है?
या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया था जो सेनेटर साहब ने बातें की हैं इस वाकये के मतलब इंतहाई हमारे भी वही जज्बात है और मैं एक एक बात से उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि इससे ज्यादा शर्मनाक वाकया शायद कौम के लिए कभी ना हो सका हो। वेलकम बैक। आज हम अपने प्लेटफॉर्म से सानिया सियालकोट पर तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा, सियासतदानों और अवाम के सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं। ये सवालों के जवाब हम इकट्ठे तलाश करेंगे तो उसी में हमारी निजात है। क्या किसी शख्स पर सबूतों के बगैर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? सवाल नंबर 2, क्या तौहीन मज़हब का झूठा इल्ज़ाम लगाना भी गलत फेल नहीं है? और क्या बतौर माशरा हमें तौहीन मज़हब का झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ क्या आवाज़ उठानी चाहिए? क्या किसी ऐसे शख्स को तौहीन मज़हब का मुल्ज़िम करार दिया जा सकता है जो कि ज़हनी तौर पर माजूर हो या हमारी ज़बान से नावाकिफ़ हो? क्या तौहीन मज़हब के मुताबिक शख्स को पुलिस के हवाले करने के बजाय जलाओ घिराव करना और कानून को हाथ में लेना हमारी मज़हब की तालीमात में शामिल है? क्या किसी इंसान पर जारी जुल्म को रोकने के बजाय खामोश तमाशाई बनना या वाक़ये की वीडियो बनाने तक महदूद रहना महज़ब मुआशरे की निशानी है? क्या इस्लाम में किसी शख्स की लाश को जलाना या उसकी बेरहमती करना जायज़ है? क्या किसी भी मजहबी माशरे में रियासत की रिट को चैलेंज करना और ख़ुद ही जज बनकर किसी शख्स को सज़ा देना दुरुस्त है? हम चाहते हैं कि इन सवालात पर आप गौर ज़रूर कीजिए। अब्बासी साहब, आप कह रहे थे कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन हमने माजी में भी देखा कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते। क्या अब ले सकेंगे? माजी और इसमें केस में ज़रा ज़रूर आप पे फ़र्क रखना होगा कि माजी में हमारे यहाँ डिवीज़न रहा है और माजी में हमने बड़ी गलतियां की हैं। हमने जादी तंजीमें बनाई हैं, हमने उनको सपोर्ट किया है, हमने ग्रुप बनाए हैं, हमने सियासी माइलेज हासिल करने के लिए किया है, किसी एक खास जमात को टारगेट बनाने के लिए लोगों को लेके आए हैं। हमने कहा है कि यहाँ बरेलवी वोट तकसीम हो जाए। इसके लिए ये सारे काम हमारा माजी का हिस्सा रहा है। बदकिस्मती से इन कामों को अगर हम ना सारे मिलकर करते तो इसके नतीजे आज हम न भुगतते। लेकिन अब एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग जरूर आई है कि इस वाक्य ने सारी सियासी जमातों को भी, मजहबी जमातों को भी, सिविल सोसाइटी को भी और मीडिया को इकट्ठा कर दिया है। अब हमें इसमें बेहतरी ये होगी कि हम आगे चले। हम इससे हुकूमत की भी सपोर्ट मिली हुकूमत को कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जो इसमें मौजूद थे और ऐसी ला कानून साजी भी करनी चाहिए। ऐसी चीजें जो शायद करना जरा या बात करना जरा मुश्किल हो गई थी हमारी सोसाइटी में, अब ये ओपनिंग हो गई है कि सारे मिलकर एक जबान होकर इनके खिलाफ खड़े हो जाए। ये एक ही रास्ता है। पहले मामलात में तकसीम हो जाते थे, यहाँ आसान काम नहीं, ये बात करना बड़ा मुश्किल काम था। लोगों ने प्राइसेस पे किए यहाँ बात करने की, लेकिन अब माहौल पैदा हो गया है। मेरी मीडिया से भी एक दरख्वास्त हो कि बड़ी सियासी जमातों ने बड़ी तमाम, एक मैं या कोई सेनेटर साहब या जनरल साहब को एक इंडिविजुअल अगर बात करता है तो उसको हम इस तरह ना सामने रखें कि आज कौम फिर डिवाइड है। आज इस मामले में बिल्कुल कौम डिवाइड नहीं है। हो सकता है कि मुझे बात समझना सही आई हो सकता है कि मेरी बात करने का तरीका गलत हो गया हो, लेकिन मैंने पूरे वसूख से मैं कह रहा हूं कि मैंने पिछले 20 सालों में इस तरह किसी इशू के ऊपर इस कौम को खड़े होते नहीं देखा। अब अगर खड़ी हुई है तो इनकी ताकत को हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए, उसको साथ लेके चलना चाहिए। और जो लोग कल पूरी कुव्वत से इसको कंडेम नहीं करते थे वो आज कर रहे हैं, कल आपसे शायद एक कदम आगे हो। ये प्रेशर होता है सोसाइटीज के अंदर, इसको हमें मटीरियलाइज करके अब एक ऐसे रास्ता बनाना चाहिए कि आइंदा जो हो गया है वो हमसे गलतियां हुई हैं, हम सबको इसमें शरीक है, आइंदा कोई जरूरत ना कर सके और आइंदा के लिए हम इससे निकल सके। ये बहुत 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 एक आया है हमारे रास्ते में, पहली दफा एक ऐसा रास्ता हमें मिला है या एक ऐसी सोच मिली है या एक इंसिडेंट ने शायद हमें इकट्ठा कर दिया हो कि हम सोचने में मजबूर हो गए कि बस इनफ इज इनफ। अब्बास साहब, आपने बहुत पॉजिटिव बात की है। इसी को जनरल अमजद प्राइम मिनिस्टर ने हीरो करार दिया उन साहब को जिन्होंने रोकने की कोशिश की, उनको हम तमगा भी दे रहे हैं। लेकिन जो लोग कर रहे थे ये, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, कब तक मिलनी चाहिए?
देखिए, जो वाकया हुआ था दो हाफिज बरादरान का, भट्ट बरादरान, जिनको पहले लिंचिंग करके मारा गया, फिर दरख्तों के साथ लटकाया गया, फिर उनको सियालकोट में ही जूते बूते मारे गए, सियालकोट में ही। उनको, उनमें से 7 लोगों को सजाए मौत हुई और कुछ अर्सा पहले अदालत ने उनको सजाए मौत उनकी कन्वर्ट कर दी, कम्यूट कर दी 10-10 साल सजा में। ये वो चीजें हैं जो कि आपको आड़े आती हैं। ये इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता जब लोगों को आप छूटने का रास्ता दे दें। ये काम है बड़ा घिनौना और इसमें इनकरेजमेंट मिलती है जब आप देखिए कि उनको कहीं से पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए या अदालतें केयरलेसली हैंडल करें। आज आपको पॉलिटिकल सपोर्ट मुजरिमों के हक में कहीं नहीं मिलेगी। लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि एक वक्त है जब आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। और कत्ल की सजा मौत है और उसमें कोई और है ही नहीं, और इतना बहीमाना कत्ल हो तो उसमें तो रियायत होनी नहीं चाहिए। तो जिन लोगों ने किया है इंटेरोगेशन की बुनियाद पे आइडेंटिफाई करके, मीडिया में आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, आइडेंटिफाई करके मेन मुजरिम जो उनको सजाए मौत होनी चाहिए। जिन्होंने उनको मदद की, मामनत की, उनको जेलें सजाए दें। लेकिन इसमें एक चीज जरूर देख लेनी चाहिए कि इसके पीछे कोई साजिश भी मौजूद है। साजिश क्या? कि कुछ लोगों ने अपना बदला उतारने के लिए ये झूठा ड्रामा खींचा। वो अगर पीछे हट गए इनको लगा के, तो उनको भी पकड़ा जाना चाहिए और उनको भी सजाएं चाहिए, क्योंकि बहुत दफा हुआ है ठीक है किसी ने पीछे लोग हैं, जो ऑर्केस्ट्रेटर्स हैं, उन तक जाना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने लोगों के जज्बात को भारा, जिन्होंने बहुत से लोग उसमें शायद नहीं समझ सके कि क्या हो रहा है। अच्छा, मस्जिद का मौलवी जो बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। और नवाज भप्पी साहब, उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। जी, कोर्ट राधा किशन में भी जब मैं वहां गई थी तो इसी तरीके के ऐलानात किए गए थे वहां पर। बट भप्पी साहब, अभी मैंने कोर्ट राधा किशन वाले वाकये का जिक्र किया, वहां पे भी हमने देखा कि फिर बाद में मुल्जिमान को छोड़ा गया। अभी जनरल साहब ने आपको सियालकोट के वाकये का बता दिया। गैर मशरूत हिमायत करी ऑपोजिशन, मीडिया, सिविल सोसाइटी, इट्स अनप्रेसिडेंटेड, जैसे कि अभी अब्बासी साहब ने कहा। लेकिन कोर्ट्स का अब क्या किरदार होगा? आप कैसे कोर्ट से को बावर कराएंगे कि इस मामले पर हमें स्विफ्ट जस्टिस चाहिए? अच्छा, फिर भी मैं ना अब्बासी साहब की बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। देखिए, ये दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। एक वाकया है, वो हो गया, वो एक कलंक थी, वो हो गई, सोसाइटी पे, माशरे पे लग गई। उसमें यकीन स्टेट का फेलियर या गवर्नमेंट का या कानून का फेलियर नहीं, माशरे का एक फेलियर था। लेकिन इट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि अब कोई अगर पॉलिटिकल अंडरस्कोरिंग करने की कोशिश करेगा, बाशमूल हमारी, मैं अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि 2017 से लेके 21 के दरमियान इन 4 सालों में जिसने पॉलिटिकल अंडरस्कोरिंग करने की कोशिश की है, वो इस वाकये के बाद शायद ऐसा नहीं कर सकेगा। और अगर आप पिछले कोई 1.5 माह में या 1 माह में चीज़ों को देखना शुरू करें कि अगर फजलुर रहमान साहब ने यह स्टेटमेंट दी कि उस शख्स को उस सज़ा का मुर्तकिब करार दिया जो कि उसने गुनाह किया नहीं था, और उस ट्वीट को, और उसको फिर आज उन्होंने मीडिया में जाके अचानक फिर उसको स्नैप भी किया, किसी मुझे गलत रिप्रेजेंट किया, तो फौरन एहसन इकबाल साहब की और मुस्तफा खोखर की स्टेटमेंट आ गई। और ऑन द अदर साइड, अगर हमारी पार्टी के किसी लीडर ने कोई ऐसा काम किया, वो किसी को मुबारक देने गया, तो फौरन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई। दैट शोज कि पीपल आर स्पीकिंग देयर माइंड्स। अब गलत को गलत और ठीक को ठीक कहने का जो एक हौसला था, वो डेवलप होता जा रहा है। लेकिन ये भी क्लियर रखें कि a few people are speaking their minds, अभी भी सब खुलकर बात नहीं कर रहे। So अब नहीं, अब वो एक यूनानिमस एक अप्रोच आ रही है, यूनानिमिटी आती जा रही है among the masses and the people कि जो गलत है वो गलत है, और सिर्फ इसलिए अंडरस्कोर करे कि वो गवर्नमेंट बैठे तो उसको बिलो द बेल्ट हिट। ये कॉन्सेप्ट अब जो है ना बहुत क्लियर होता जा रहा है। सो मुझे वो एक थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है अक्रॉस द हॉरिजन कि पाकिस्तान की सोसाइटी में वो जो विजडम है, वो जो एक मैच्योरिटी है among the society to call को कहते हैं ना, गलत को गलत कहने का जो सोसाइटी में तो विजडम हो है, लेकिन लीड करने की बात है। अगली चीज, अगेन ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि पुलिस वालों को मारा गया और फिर बाद में मुआहदे कर लिए गए, उनको वेलकम किया गया। इस चीज से भी निकलना होगा कंप्लीटली। थोड़ा सा आपको अब ये जैसे जनरल साहब ने बात की, ये पॉइंट मेरे जहन में भी है
कि ठीक है 2019 में या 20 में मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो था सियालकोट वाले दोनों भाइयों का, वो डिसीजन ओवरटर्न कर दिया था कि जी उसमें क्योंकि विटनेस नहीं थे, एविडेंस सही नहीं था और जो प्रोसिक्यूटर था उसने प्रॉपरली केस को प्रसू नहीं किया और दोनों लोअर कोर्ट्स ने, सेशन कोर्ट का हवाला उन्होंने दिया था कि उन्होंने जज्बात में आके शायद डिसीजन दे दिया। अब ये जो कोर्ट्स के डिसीजन है, कोर्ट हैज टू गो बाय द लॉ, वो कानून को फॉलो कर रहे होते हैं, बट दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। एक मिनट जनरल साहब, मैं व्हाट आई वांट टू क्लियर इज कि कोर्ट्स व्हाट दे डू वो फॉलो लॉ। द पॉइंट इज कि सोसाइटी ने किस तरह इस गिरावट को बुरा करना है या कहना है या बुरा सोचना है, यहां से माशरे की बुनियाद रखी जा रही है। मैं बात कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीरें करते हैं तो वो एथिकल कोर्ट्स की तरफ जाते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार एथिकल कोर्ट्स एक प्राइम मिनिस्टर को बार बार मदीने की रियासत या अखलाकियात की दर्ज देने की जरूरत क्या है? हकीकत में इस वक्त इस कौम को अगर किसी चीज की जरूरत है वो अखलाकियात और एथिकल कोर्ट्स ही हैं कि दिस इज अ इशू। वो जो मॉब मेंटालिटी की जिसको लेकिन आपकी कोर्ट्स को काम करना पड़ेगा, आपके इदारों को काम करना पड़ेगा। जनरल साहब आप क्विकली बात कर लें, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी बात यह है कि देखिए मैं ये कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल है, फौरी तौर पर पार्लियामान में एक लेजिस्लेशन होना चाहिए और उसमें कहना चाहिए कि इन लोगों का ट्रायल सिर्फ हाई कोर्ट में हो, 90 डेज के अंदर अंदर ये ट्रायल कंक्लूड हो और सिर्फ 20 दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, इससे ज्यादा नहीं। और ये वक्त आ गया है कि ये वक्त है इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में। इट्स अ वेरी गुड सजेशन अब्बासी साहब, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अभी ये वक्त है, पार्लियामान एग्री है फौरी तौर पर इन ऐसे जो भी केसेस रिलेटेड इस तरह के केसेस उनका हाई कोर्ट का स्पेशल बेंच जो है, और ये बहुत सारे ट्रायल हुए हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ट्रायल करे 3 महीने के अंदर अंदर जो है, शायद 1 महीने के अंदर से अब 40 दिन उनको देके वो डे टू डे हेयरिंग करके इसको कंक्लूड करे और 15 दिन या 10 दिन रखे सुप्रीम कोर्ट को कि जो ही वो अपील जाए नेक्स्ट हेयरिंग पे उसकी अपील का फैसला हो जाए। इसलिए तो कहते हैं कि स्विफ्ट जस्टिस जरूरी है। क्यों बार बार माशरे में इंतजार होता है? क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल दे दी है कि आपने कातिल को छोड़ दिया, गुनहगार को गुनाह की सजा नहीं मिली, तो ये दोबारा होगा। इसका तरीका यही है कि स्विफ्ट एक्शन। अच्छी चीज नजर आ रही है मुझे कि सब यकजा हैं इस हवाले से। वी विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे पीडीएम की। एंड वेलकम बैक। कौम की नजरें आज पीडीएम के इस्लामाबाद में जारी इजलास पर लगी हुई थी और तवक्का थी कि पीडीएम इस इजलास में कौम को महंगाई से निकालने के लिए अमली इकदाम करेगी, लेकिन पीडीएम के इजलास से निकला तो सिर्फ 23 मार्च को एक लॉन्ग मार्च का वादा ही निकला। देख लें इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा। लेट्स वॉच हिम। असम्बलियों से इस्तीफों का मसला भी ज़ेर गौर आया, क्योंकि उसूली तौर पर पीडीएम का इस हवाले से इत्तेफाक राय मौजूद है, लेकिन ये कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका फैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। जनरल अमजद शुएब, फिर 23 मार्च की तारीख आ गई। मौलाना पहले भी मार्च कर चुके हैं, लेकिन कंसिडरिंग कि अब हम बिल्कुल इलेक्शन ईयर में चले जाएंगे, मार्च के बाद अप्रैल में बजट आएगा, तो इसका क्या फायदा होगा इस मार्च का? मेरा ख्याल है 2 चीजें इसमें जो मुझे नजर आती है। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैं ये कह रहा था जी कि साहब आ रही है। मुझे 2 इश्यूज नजर आते हैं। एक तो ये कि ऑपोजिशन अगर ये बिल्कुल लॉन्ग मार्च ना करे, कुछ भी ना करे, तो फिर उसकी मौजूदगी का एहसास अवाम में खत्म हो जाएगा। सो नेचुरली आपने सियासत में अपने आप को मौजूद रखना है और ये आपके लिए और अवाम के साथ राब्ता ये ज़रूरी है। और फिर आप यूं समझिए, जो दूसरा पॉइंट वो ये है कि एक तरह से अगले इलेक्शन के लिए कैंपेन भी आप समझ लीजिए कि कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब तक मार्च आएगा आप देखेंगे कि उसके बाद साल से कुछ थोड़ा ज्यादा अरसा रह जाएगा इस हुकूमत का और अब ये कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के नुक्ता निगाह से तो लाजमन फायदा पहुंचेगा अपोजिशन को, इस वजह से कि वो अपना कोई ना कोई हुकूमत को एक तो डिफेंसिव पे डाले रखेंगे, अंडर प्रेशर रखेंगे, दूसरी तरफ उनका अवाम का राब्ता रहेगा जो कि रबाबत गवर्नमेंट लेवल पे आज नहीं है और अपोजिशन लेवल पे बढ़ेंगे। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है अगले इलेक्शन के लिए ग्राउंड बेहतर तौर पे ये तैयार कर सकेंगे।
इसलिए ये एक्टिविटी इनके नुक्ता निगाह से ज्यादा जरूरी है। राइट, सो कंसिडरिंग कि अभी आपको फिर थोड़ा सा वक्त मिल गया है ऑन अब्बास भप्पी साहब, आपको क्या लग रहा है मौलाना फजल रहमान की आज की स्टेटमेंट के बाद? मैंने बड़े अरसे बाद वो आदम बेजार चेहरे फिर दोबारा इकट्ठे देखे, जिनकी ना सोच में कोई यगानगत थी, जिनके ना चेहरों में, जिनकी ना बॉडी लैंग्वेज में कोई यगानगत थी। बल्कि मुझे जो सुनने में आया कि आज की मीटिंग में मौलाना फजल रहमान खुद इस्तीफ़ा देने जा रहे थे। हमसे इस्तीफ़ा लेना तो दूर की बात, यह इस्तीफ़े वो इस्तीफ़ा देना जा रहे थे कि अगर आप लोग इस्तीफ़ा नहीं देते तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। और यकीन जानिए, जब उन्होंने वो 4.5 महीने बाद की एक तारीख मुंतखब की, जिसको फिर उन्होंने जुमे की नमाज से फिर उसको रिलेट करने की कोशिश की, मैं हैरान हूँ कि जिस पॉलिटिकल अलायंस में ये लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे कि उनकी ये इनकलाबी मार्च कब होना है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ क्या मतलब है, क्या सीरियस थ्रेट देना। मेरे ख्याल में इससे बेहतर डेट तो थी वो 14 अगस्त की बनती है, जो कि आज से 9 महीने बाद की है। 4.5 महीने बाद क्या डेटें देनी, ऐसी कई तारीखें हम दे चुके हैं, 3 साढ़े 3 साल पहले गुजार चुके हैं, 1.5 साल रह चुका है। मेरे ख्याल अपोजिशन को चाहिए सीरियसली अपनी मैनिफेस्टो पे फोकस करे, अपने इलेक्शन कैंपेन्स पे फोकस करे। अब पीडीएम के गुब्बारे से हवा तो बिल्कुल निकल चुकी है। सो इस बात को इतना ज़्यादा सीरियस लेना, चाहे वो हम हो, गवर्नमेंट हो, और चाहे इवन मीडिया हो, वो मज़ाका खेस है। आई मीन दे हैव ऑल गॉन, देयर पास्ट एक हिस्ट्री बन चुकी है। और यकीन जानिए, आज जब आपको ये शायद पता नहीं कि जब शहबाज शरीफ को मौलाना साहब ने कहा ना हम इस्तीफे देने जा रहे हैं, तो उन्होंने मौलाना को समझाया रहने दें, ये ना हो इस्तीफे दे दें तो ये ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बाकी जो बिल शिल रह गए वो भी पास ना करा ले। तो जो सीरियस कंसर्न्स उनके नजर आ रहे थे, आई एम नॉट श्योर कि शायद हमें अब इस पे इतने टॉक शोज भी करने चाहिए। वी शुड बी मोर थिंकिंग ऑन द सोशल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी कि हमने अपने इस मुआशरे को कैसे लेके जाना है। बचपन के वक्त जाहिर करेंगे इतना अहम भी नहीं है कि इसको डिस्कस ही किया जाए। जी जावेद अब्बास साहब, एक तो 23 मार्च की तारीख का जरूर बताइएगा, 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो, ये वाली डेट्स क्यों ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं? अभी हम इकट्ठे होने की बात कर रहे थे, तो फिर तहरीक चलानी है तो इन तारीखों पे क्यों, जो कि पाकिस्तान की तशखीस है, तशख़्ख़ुस है? आईने पाकिस्तान की इजाजत देता है, और आईने पाकिस्तान ने इजाजत दी हुई है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, पुरअमन जुलूस निकाल सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, आप सियासी अपना प्रोग्राम लेके अवाम में जा सकते हैं। तो ये ऐसी तहरीक नहीं शुरू हुई है कि कोई खुदा न ख्वास्ता एक कंट्री या कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई तहरीक होगी। हुकूमतों के खिलाफ तहरीकें शुरू होती रही हैं, और हुकूमत और रियासत को जरा अलग रखना चाहिए। ठीक है अब्बास साहब, लेकिन लुक, यू आर सच अ लॉजिकल पर्सन। वो हुकूमत जो लिटरली अपने आखिरी साल में या कुछ महीनों में होगी, उसके खिलाफ तहरीक वो तो वैसे ही जा रही है इलेक्शन के बाद। मतलब इलेक्शन के बाद पता चलेगा कौन हुकूमत में आएगा, तो इस तहरीक से क्या अचीव करना है आपने? देखिए, एक तो मरिया साहब आप जानती हैं कि सबसे अहम इशू आज पाकिस्तान में महंगाई का है, जो महंगाई का तूफान है, जो लोग। एंड वेलकम बैक। एक तरफ लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ कल ही PMLN बाय इलेक्शन जीत गई है। प्रिडिक्टेड जीत थी उनकी, लेकिन जैसा कि शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा, ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें जीतने वाले भी खुश हैं, हारने वाले भी खुश हैं, और जो इलेक्शन से बाहर थे वो भी खुश हैं। PTI का मौक़िफ़ ये है कि लो टर्नआउट ये बात दिखा रहा है कि PTI की एब्सेंस में इलेक्शन में लोगों की दिलचस्पी कम थी। पीपल्स पार्टी जो कि 5000 से अपना नंबर बढ़ा चुकी है, वो इसको अपना पंजाब में रिवाइवल कह रही हैं, और PMLN तो ये इलेक्शन जीत ही गई है। ऑन अब्बास भप्पी साहब, क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो सकता है पंजाब में, या हो रहा है? नहीं, इसी एक इलेक्शन की बेस के ऊपर शायद ये कंक्लूजन विड्रॉ इन्फ्लुएंस करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये कि ऑब्वियसली हम वहाँ पे कंटेस्टेंट नहीं थे। अगर हम प्रॉपर कंटेस्टेंट होते तो शायद ये फिगर्स ऐसे ना होते, क्योंकि ऑफ कोर्स बीइंग अ पार्टी जो कि लेफ्ट है ना राइट है, हम वी स्टैंड इन बिटवीन, तो हम दोनों साइड से कोई ना कोई एंगल लेके आते, तो पीपल्स पार्टी की फिगर यकीनन 33,000 ना होती, और नून लीग भी शायद 46,000 स्कोर ना कर पाती। मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि हम जीत जाते या हार जाते, इसको बालातर होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन इन फिगर्स की बेस के ऊपर फ्यूचर को प्रेडिक्शन प्लान करना वो आई थिंक विल बी वेरी अनफेयर। हमारे अनफॉर्चुनेट इजाजत है, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है बासी साहब। एक तो मुबारक को PMLN जीती, लेकिन लो टर्नआउट क्यों था? एक तो से लोगों को ये कोई कंटेस्ट नहीं था, लोगों को पता चल गया था कि हमने इलेक्शन जीत जाना है। दूसरा,
उसमें कोई दूसरी वो नहीं थी, मुकाबले की सूरत हाल जरा ऐसी नहीं थी। फिर 22 इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में हमेशा टर्न आउट थोड़ा होता है। आप सिर्फ ये अंदाजा करें कि पीटीआई ने जानबूझकर अपनी जान छुड़वाई थी। उन्हें पता था कि इस इलेक्शन में अगर हूं तो कौम पता चल जाता कि इनकी क्या पोजीशन है। और ये जो वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया है, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई ने उनका वोट लिया था। अब वापस वो वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वापस उनके पास चला गया। आपका वोट नहीं लिया उन्होंने, पीएमएलएन का नहीं, हमारा नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात हुआ करती थी पंजाब के अंदर, आप जानती हैं, आपने बड़े इलेक्शन कवर किया, बड़ी तादाद थी। वो वोट स्विंग करके